सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव का परिचय। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर में कृषि ही प्रमुख उत्पादन का प्रक्रिया है। यानी पालमपुर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। पालमपुर गांव के अंदर 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। पालमपुर गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित और अनुसूचित जातियों का है। SC और ST कैटेगरी के लोग रहते हैं। तकरीब 1/3 भाग 450 परिवार में 1/3 यानी 150 परिवार। इनके घर गांव के कोने में, इनके घर जो है गांव के एक कोने में छोटे घरों के बने हुए हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। गांव के एक कोने में छोटे छोटे घर होते हैं जो कि मिट्टी के और घास फूस के बने हुए हैं। गांव में ज़्यादातर भूमि उच्च जाति के 80 परिवार, यानी गांव के ज़्यादा से ज़्यादा भूमि जो है बड़ी जाति के लोगों के पास है, जिनके घर मकान जो है ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। पालमपुर के गांव के अंदर जो खेती की जाती है वो सिंचाई जो होती है ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। बिजली की भी गांव के अंदर सुविधा है। पालमपुर गांव के अंदर मुख्य उत्पादन की गतिविधियां। गांव के कुल कृषि के केवल 40% भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। अधिक उपज पैदा करने वाले बीज HYV की सहायता से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर के 3200 किलोग्राम की हो गई है। यानी हरित क्रांति के बाद उत्पादन बढ़ गया है। पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्य में, यानी खेती के अलावा भी काम करते हैं। गैर कृषि कार्य जिसके अंदर आ जाता है डेयरी का काम कर लेते हैं, दुकानदारी का काम कर लेते हैं, लघु स्तरीय विनिर्माण का काम कर लेते हैं, उद्योग परिवहन का भी काम कर लेते हैं। तो गैर कृषि कार्यों में भी पालमपुर गांव के लोग लगे हुए हैं। पालमपुर गांव के लोग लगे हुए गैर कृषि क्रियाएं जिनके अंदर अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि कहा गया है, जैसे लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि। उत्पादन का उद्देश्य प्रयोजन ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन तैयार माल को बदलने में, यानी कच्चे माल को तैयार माल में क्या करने के लिए बदलने का जो प्रोसेस होता है उत्पादन की प्रक्रिया कहलाता है। तो उत्पादन का अर्थ है माल और सेवाओं का निर्माण करना, यानी कच्चे माल से तैयार माल में बदलना ही उत्पादन कहलाता है। यह मानव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। उत्पादन हेतु आवश्यक चीज़ें, यानी किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए आवश्यक चीज़ें, किन किन आवश्यक चीज़ों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें भूमि की ज़रूरत पड़ेगी। बिना भूमि के किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो, जहाँ पर जल मिलेगा, वन मिलेगा, खनिज मिलेगा। फिर श्रम काम करने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। भौतिक पूंजी के अंदर स्थायी पूंजी, यानी जो स्थिर मशीनें हो गया, ट्रैक्टर, थ्रेसर हो गया, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। मशीन, औजार, भवन। कार्यशील पूंजी, कच्चा माल, नकदी यानी पैसे, रुपए की ज़रूरत पड़ती है। ज्ञान एवं उद्यम मानव पूंजी की भी क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। पहली आवश्यकता है भूमि तथा वन्य प्राकृतिक साधन, जल, खनिज की भी आवश्यकता पड़ती है। पहली आवश्यकता है ये किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता श्रम, अर्थात लोगों की जो क्या करेंगे, काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में शिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता पड़ती है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी के अंदर क्या, इमारतें चाहिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब की ज़रूरत। उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम करने वाली आगतें, जैसे कि इमारतें, मशीनें, औजार आदि, इसमें अस्थायी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। दोनों शामिल हैं। औजार मशीन, भवन। औजार और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान के लिए हल से लेकर के परिष्कृत मशीनें, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि शामिल है। औजारों, मशीनों
और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हीं अस्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत और कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली काली मिट्टी, ये कच्चे माल है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए भी कुछ पैसों की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी नकदी की ज़रूरत पड़ती है। कच्चा माल और नगद पैसों की कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है मानव पूंजी। मानव पूंजी यानी इंसान, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे संसाधन होते हुए अगर मानव संसाधन ना हो तो सारे के सारे संसाधन क्या रहेंगे, बेकार रहेंगे। उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए ज्ञान एवं उद्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी। बाजार। उत्पादित वस्तुओं का अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी जो उत्पादित वस्तु, जो तुमने वस्तु का उत्पादन कर लिया उसे बाजार में बेचने के लिए, यानी बेचने के लिए, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी एक बाजार की भी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जहां पर आप अपने उत्पादन को ले जा करके क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। उत्पादन के कारक। भूमि। उत्पादन के कारक क्या है भाई, भूमि। भूमि की ज़रूरत पड़ती है भाई उत्पादन के कारकों में। भूमि। भूमि के बाद हमें पड़ती है, भूमि के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है पूंजी या धन की। पूंजी और धन की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी और धन की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी और धन के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है उद्यमता। उद्यमता। संपूर्ण रूप से उद्यमता का उत्पादन के अन्य कारक के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जब हम शब्द के गहरे अर्थ में उतरते हैं तो कोई आसानी से कह सकता है कि उद्यमता वह है जो उत्पादन के सभी कारकों को एक साथ जोड़ती है। उद्यमता का मतलब वह कारक है जिसमें उत्पादन के सभी कारक एक साथ क्या होते हैं, जुड़ते हैं। फिर श्रम। बिना श्रम के काम नहीं किया जा सकता है। जमीन मापने की इकाई जो है पालमपुर गांव के अंदर 1 हेक्टेयर बराबर 10 वर्ग मीटर। पालमपुर गांव में कृषि। पालमपुर गांव के अंदर लोग क्या करते हैं भाई, कृषि ही मुख्य व्यवसाय का अधिकार। कृषि ही मुख्य पालमपुर गांव के लोगों का क्या है, प्रोफेशन है। पालमपुर गांव में कृषि, पालमपुर के लोगों का मुख्य पेशा कृषि उत्पादन है। यहाँ काम करने वाले लोगों में 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। कृषि मुख्यतः 3 भागों में बांटी गई है। कृषि के मुख्यतः 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला है वर्षा ऋतु, यानी खरीफ की फसल जो अवधि होती है जुलाई से अक्टूबर तक। इस दौरान उगाया जाता है फसल ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि उगाए जाते हैं। फिर दूसरी फसल आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु यानी रबी की फसल जो अवधि होती है अक्टूबर से मार्च तक की। अक्टूबर से मार्च तक के बीच में क्या किया जाता है, उगाए जाते हैं फसल। इसके अंदर उगाया जाता है गेहूं हो गया, सरसों हो गया, दालें हो गया, आलू हो गया, मटर हो गया, इन सब की खेती की जाती है। इन सब की खेती की जाती है। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ग्रीष्म ऋतु होता है मार्च से लेकर के जून तक की अवधि होती है। मार्च से लेकर के जून तक की अवधि होती है, जिसके अंदर फसल उगाया जाता है तरबूजा, खरीफ, फलियाँ, सब्जियाँ, फूल आदि उगाए जाते हैं। गर्मी का मौसम होता है, इसमें सारा का सारा जो पानी अधिक, जिन फसलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, जैसे तरबूजा, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इन सब कुछ चीज़ों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार हेतु परिणाम स्वरूप किसान दोनों खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं की फसल उगाने की सफल हो सके। बहुविधि फसल प्रणाली। बहुविधि फसल प्रणाली क्या है, एक समय पर एक खेत के अंदर 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करना, ये बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली के अंदर, बहुविध फसल प्रणाली में एक किसान एक ही कैलेंडर वर्ष में खेत पर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाते हैं। एक फसल के विपरीत जिसमें एक खेत में केवल एक फसल लगाना भी शामिल है। इसमें अंतर फसल, मिश्रित फसल और रिले फसल भी क्या होती हैं, शामिल होती हैं। एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका। पालमपुर गांव के किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते हैं। तीसरी फसल के रूप में वो आलू पैदा कर लेते हैं। खेती करने के तरीके, गांव के अंदर खेती करने के तरीके। परंपरागत कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग करते हैं।
कम सिंचाई की इसमें ज़रूरत पड़ती है। उर्वरकों के रूप में गाय भैंस के जानवरों के गोबरों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक हल का प्रयोग यानी बैलों से जुताई की जाती है। कुओं से, रहड़ से, तालाब से खेतों की सिंचाई की जाती है। वहीं आधुनिक खेती आज हो रही है वर्तमान में। कृषि में अधिक उपज देने के लिए HYB सीड्स का बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। अधिक सिंचाई की इसमें ज़रूरत पड़ती है। रासायनिक खाद और कीटाणुनाशक दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। मशीनों का इसमें भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ट्यूबवेल के द्वारा, नलकूपों के द्वारा और पंपिंग सेट के द्वारा खेत की सिंचाई की जाती है। हरित क्रांति का मतलब क्या है? हरित क्रांति का मतलब होता है फसलों में भारी वृद्धि। हरित का मतलब फसल, क्रांति का मतलब भारी वृद्धि। तो हरित क्रांति का मतलब निकलता है, दोनों शब्द मिल करके बनते हैं। तो हरित का मतलब निकलता है फसलों में भारी वृद्धि। हरित क्रांति का अर्थ निकलता है फसलों में भारी वृद्धि। यह आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके फसलों में भारी वृद्धि का रास्ता को क्या किया गया? अपनाया गया। हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में होने वाले तीव्र परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल उत्पादन में वृद्धि हुई वरन फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। हरित क्रांति द्वारा प्रांतीय कृषकों ने उपज वाले बीजों, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे चावल की खेती, गेहूं की खेती करना सीखा। इससे वस्तु के उत्पादन में भारी मात्रा में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव। हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़े? तो हरित क्रांति में भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव जिसके अंदर आता है, हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज़्यादा उपज वाले बीजों का प्रयोग के द्वारा चावल और गेहूं के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर दी है। चावल और गेहूं के उत्पादन में भारी मात्रा में वृद्धि कर दिया है। परंपरागत बीजों की तुलना में HYB बीज अधिक उपज देने वाले बीज सिद्ध हुए हैं। किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर और फसल काटने के लिए मशीनों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। हरित क्रांति से मृदा को क्या हुआ? नुकसान और मिट्टी को नुकसान हुआ। रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरता नष्ट होने लग गई है। रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण मृदा की उर्वरता क्या हो रही है? नष्ट होने लग गई है। हरित क्रांति से मृदा को नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? जब जितना अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है उतना ही मिट्टी क्या होती जा रही है? नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की उर्वरता खत्म होती जा रही है। भूजल के अति प्रयोग से भौम जल का स्तर गिरने लग गया, यानी वाटर लेवल कम हो रहा है। रासायनिक उर्वरक आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी के नीचे चले जाते हैं और जिसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है। ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट कर देते हैं और जो मिट्टी के लिए उपयोगी है। उर्वरकों के अति प्रयोग में भूमि की खेती योग्य नहीं रह जाती है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम होती गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों की सिंचाई के कारण वाटर स्तर, जमीन का जो भौम जल स्तर है वो भी क्या होता चला जा रहा है? कम होता जा रहा है। पालमपुर में भूमि का वितरण कैसा? पालमपुर के गांव के अंदर भूमि का वितरण, पालमपुर 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास के लिए भूमि नहीं है। 150 परिवार के पास भूमि नहीं है और 240 परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। और गांव के अंदर 80 घर ऐसे हैं जिनके पास सबसे अधिक भूमि है।